नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से जो वायदा किया था उसे पूरा भी कर दिया। पीएम मोदी ने दीपावली से पहले जीएसटी दरों में बड़ी रियायत देने का वायदा किया था, उसे कल देर रात जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री के ऐलान से पूरा किया गया। 22 सितंबर से नई घटी हुई दरें, जीएसटी की घटी हुई दरें लागू भी हो जाएंगी। कैसे इस बड़े फैसले से आम लोगों को होगा फायदा, इस खबर पे आज हम न्यूज नाइट पे करेंगे विस्तार से चर्चा। बताएंगे एनडीए के बिहार बंद का कैसा रहा आज असर, होगी बात बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात की। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नए जीएसटी रिफॉर्म से अर्थव्यवस्था से में जुड़े पंच रत्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारों को बताया देश के विकास की डबल डोज। जीएसटी सुधारों का हर क्षेत्र में स्वागत, आम जनता को दी गई राहत के लिए भाजपा और केंद्रीय मंत्रियों ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। उद्योग जगत ने भी की खुले दिल से सराहना। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ किया संवाद। कहा, शिक्षक मजबूत देश और सशक्त समाज की वह बुनियाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के लिए जताया आभार। कई अहम समझौतों से जुड़ा द्विपक्षीय संबंधों में नया अध्याय। पीएम मोदी की माताजी के अपमान के विरोध में बिहार बंद को जनता का समर्थन। बयान के विरोध में दिल्ली में भी भाजपा ने किया प्रदर्शन। सुर्खियों के बाद में खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा में लगे शिक्षकों का समर्पण भाव समाज के लिए प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक ही मजबूत देश और सशक्त समाज की बुनियाद है। और एक शिक्षक सिर्फ वर्तमान नहीं होता है, बल्कि देश की भावी पीढ़ी को भी वो गढ़ता है, वो भविष्य को निखारता है। और मैं समझता हूं कि ये भी देश सेवा की श्रेणी में किसी भी प्रकार से किसी की भी देश सेवा से कम नहीं है। वहीं जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समय पर बदलाव के बिना हम आज की वैश्विक परिस्थितियों में अपने देश को उसका उचित स्थान नहीं दिला सकते। मैंने इस बार 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार जरूरी है। मैंने देशवासियों से यह भी वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। निरंतर रिफॉर्म्स होते रहने चाहिए, ये समय के अनुकूल भी हो और दीर्घदृष्टा भी हो। जहां तक इस सरकार का कमिटमेंट है, हम पूरी तरह इसके लिए कमिटेड हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि समयानुकूल परिवर्तन के बिना हम आज की वैश्विक परिस्थिति में हमारे देश को जो स्थान का उसका हक है, वो हक नहीं दिला सकते हैं। और साथियों, मैंने लाल किले से इस बार 15 अगस्त को कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी में नए रिफॉर्म की आवश्यकता थी और ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है।
जीएसटी सुधारों से देश के हर परिवार को बहुत फायदा होगा। मध्यम वर्ग, गरीब, किसान, छात्र और नौजवानों को जबरदस्त फायदा मिलेगा। 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जीएसटी और भी सरल हो गया है। 22 सितंबर को यानी नवरात्रि के पहले दिन अगली पीढ़ी का सुधार लागू होगा, क्योंकि ये सभी चीजें निश्चित रूप से मात्र शक्ति से जुड़ी हुई हैं। 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ था तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। उस वक्त ये चर्चा मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू नहीं हुई। ये चर्चाएं पहले भी होती थी, लेकिन कभी कोई काम नहीं हुआ। जीएसटी आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। दरअसल ये सुधार देश के लिए समर्थन और विकास की डबल खुराक था। एक तरफ देश के आम लोगों का पैसा बचेगा तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। तो जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में जो बड़ी कटौती की है उसकी चारों ओर तारीफ हो रही है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस फैसले को आम जनता के हित में करार दिया है। बीजेपी सहित एनडीए नेताओं ने कहा है कि जीएसटी दरें घटने से आम लोगों को बड़ी बचत होगी तो आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। बीजेपी ने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के साथ जो वायदा किया था उसे वक्त से पहले ही देशवासियों के लिए पूरा कर दिया है। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को बड़े बदलावों की घोषणा कर राज्य सरकारों से लेकर मध्यम वर्ग और बिजनेस क्लास तक की आशाओं को पूरा करने का काम किया है। जीएसटी परिषद ने त्योहारी सीजन पर नए जीएसटी स्लैब को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। परिषद का फैसला जरूरतमंदों, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए राहत की नई रोशनी लेकर आया है। नई दरों के लागू होने के बाद रोजमर्रा की जरूरत के सामान सस्ते हो जाएंगे और मध्यम वर्ग का जीवन आसान होगा।
बिजनेस की लागत और ऑपरेशनल कॉस्ट में कमी आएगी, साथ ही कर संबंधी उलझनें भी कम होंगी। भाजपा ने जीएसटी रिफॉर्म के प्रति केंद्र सरकार का आभार जताया है। हम सबके जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग, टूथपेस्ट, साबुन, तेल से लेकर गाड़ी, मोटर इत्यादि तक, टीवी, फ्रिज से लेकर पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, बच्चों के नोटबुक, ये सारी चीजें, एक है ना थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी रिफॉर्म से न केवल देश में आम आदमी के बजट में वृद्धि होगी, साथ ही उद्योगों को भी लाभ होगा, जो विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस प्रकार के रिफॉर्म्स के कारण कॉम्प्लायंस को और सरलीकरण किया गया है। ये सबसे देश में अर्थनैतिक तेजी आएगी, सर्कुलर इकोनॉमी को जोर मिलेगी, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आएगी, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा बचने से आने से वो खर्चा करेंगे, फिर उत्पादन बढ़ेगी, देश में रोजगार और ज़्यादा बनेगा, देश की अर्थनीति विकेंद्रीकरण होगा। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में काम में आने वाली प्राय हर चीज, चाहे खाने से संबंधित हो, चाहे पहनने से संबंधित हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे घर में टीवी, स्कूटर से संबंधित हो, चाहे घर में वॉशिंग मशीन से संबंधित हो, हर चीज पर जीएसटी की दरें एक बड़ी मात्रा में कम की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा रिफॉर्म, लेकिन कांग्रेस पार्टी के और यूपीए सरकार कालखंड में विशेष था, भरोसा नहीं था प्रदेश सरकारों का। दे डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्होंने जो सीएसटी में, सेंट्रल सेल टैक्स में जो भरोसा दिया था, वो भी उन्होंने वादा जो किया था वो निभाया नहीं था। तो इसलिए दे आर अपोजिंग, बट प्राइम मिनिस्टर टुक एवरीबडी इनटू कॉन्फिडेंस, ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके जीएसटी लाया। जीएसटी सुधार के साथ सरकार ने फेस्टिव सीजन में आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा देकर उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है। वहीं हेल्थ सेक्टर के लिए जीएसटी सुधार एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, जिसका सीधा लाभ आम आदमी को मिलेगा। Yesterday's announcements are game changing and will play a very important role in the months and years to come in our journey towards Viksit Bharat 2047. We will all ensure that we will buy Indian-made products made by the sweat and toil of our Indian brothers and sisters, made on the soil of India. Swadeshi goods we will encourage, we will promote, generating more domestic demand. बदलते वैश्विक परिवेश और अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियों में दुनिया में किसी भी देश की मजबूती का पहला आधार उसकी घरेलू मांग और खपत है। ऐसे में जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई और घटी हुई जीएसटी दरों को लेकर राजनीतिक जगत जहां तारीफ कर रहा है, तो अर्थशास्त्रियों से लेकर उद्योगपति भी इस बदलाव को देश के लिए बहुत बड़ा बदलाव और गेम चेंजर बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जीएसटी दरें कम होने से लोगों की जेब में पैसा ज्यादा बचेगा, जिससे वो अतिरिक्त खरीदारी करेंगे और बाजार में मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था का पहिया और तेजी से घूमेगा, जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा। उद्योग जगत ने कहा है कि आम लोगों को अब सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध कराने में उद्योग जगत को ज्यादा मदद मिलेगी। नए जीएसटी सुधार से भारत की विकास यात्रा को गति मिलेगी। जीएसटी को लेकर नए सुधार न केवल आम आदमी के लिए वरदान साबित होंगे, बल्कि इससे देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। विभिन्न सेक्टर के विशेषज्ञ और उद्योग जगत ने भी जीएसटी रिफॉर्म का स्वागत किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एमएमएफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हुआ करती थी, वो इस जीएसटी 2.0 ऐलान द्वारा अभी ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कॉटन के समान 5% पे पहुंच गई है। फाइबर, यार्न, फैब्रिक सभी 5% है। और ये जो ऐलान है कि जीएसटी 5% तक सीमित रहेगा 2,500 रुपए के गारमेंट तक, उससे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। I congratulate the government for this much timed, very well thought of and
much needed financial stimulus that the government has given to the domestic industry. Turbulent times are going on, and the American exports have been directly hit with the heavy tariffs, and in such situation the reduction of high GST slab rates will definitely boost domestic purchase, will boost domestic demand, and the companies will have a lot of options to push their products in the domestic market. An important step towards GST reforms, which is bold and brave. The earlier 4 slabs of GST, 5%, 12%, 18% and 28%, has now been reduced to only 2 slabs of 5% and 18%. In fact, 175 consumer items, important consumer items, have witnessed a decline in GST rates from 18% to 5%. उद्योग जगत का मानना है कि ये सुधार न केवल आम जनता की खरीदने की क्षमताओं को बढ़ाएंगे, बल्कि लोगों की बचत करने की क्षमता में भी इजाफा होगा। कई क्षेत्रों को बढ़ावा देने वाले इन सुधारों का उद्योग जगत खुले दिल से स्वागत कर रहा है। A very pleasant surprise and a wonderful gift by the Honorable Finance Minister to us. This particular slabs of 5% and 18% is a very welcoming thing. And if you can see, the 5% is on the mostly on the essential commodities, which is very, very welcoming, and which really help the middle class to increase their purchasing capacity. Not only increasing the purchasing capacity, but also give room more for their savings. The decision taken by the GST Council today is a historic step in the welfare of the general public. The sports goods and toys both have been brought to the category of 5%, which will benefit the public at large, because both the items are used by the children, and the rate of 5% will definitely help the Indian families. The Government of India has announced a major relief for the Indian chemical sector by reducing the goods and services tax, that is GST, on important chemicals, especially feedstocks such as sulfuric acid, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया एंड अदर इम्पोर्टेंट केमिकल्स। जरूरतमंदों, किसानों और मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत नए जीएसटी रिफॉर्म देश में स्वास्थ्य सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ईज ऑफ लिविंग के लिहाज से भी बेहतर माहौल बनाने में कारगर साबित होंगे। अजय मिश्रा, गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपको जल्दी से ये भी बताते हैं कि इस जीएसटी की खत्म हुई दर, घटी हुई दर के मायने क्या है, उसका फायदा आम लोगों को कैसे आम जिंदगी में मिलेगा, यह कुछ आंकड़ों के नजरिए से बताते हैं कि आखिर बदलाव का हिस्सा क्या होगा। रोजमर्रा की वस्तुओं की अगर बात की जाए जिसका आम लोगों की जिंदगी से लेना देना, उसमें क्या बदलाव हुआ है। 18% से 5% की दर में आने वाला, जीएसटी की दर में आने वाली चीजों में अगर हेयर ऑयल की बात की जाए, शैम्पू की बात की जाए, टूथपेस्ट की बात की जाए, साबुन की बात की जाए, टूथब्रश की बात की जाए, शेविंग क्रीम की बात की जाए, ये वो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं जिस पे दर कम हुई है। 12% से 5% में अगर बात की जाए जो घटोतरी हुई है, उसमें मक्खन, बटर की बात है, घी है, चीज है, नमकीन, भुजिया और मिक्सचर, ये तमाम वो चीजें, खाने पीने की चीजें, इस पे रोजमर्रा की वस्तुओं में 12% से घटा के 5% का स्लैब जीएसटी लागू होगा। इसका फायदा आम लोगों की बचत के तौर पर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से 12% से 5% के स्लैब में आने वाली वस्तुओं में जो तमाम बर्तन होते हैं, घरों में काम आते हैं, सिलाई मशीन और उसके उपकरण की बात की जाए, फीडिंग बोतल की बात की जाए, बच्चों से जुड़ा हुआ, बच्चों के नैपकिन हो या बच्चों के डायपर हो, इन सब पे 12% से घट के 5% का स्लैब कर दिया। इसमें बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा आम लोगों को। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव कहा जा रहा है, क्योंकि 18% से 0% कर दिया गया है व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है इंडिविजुअल और फैमिली का, वो 18 से 0% कर दिया गया। इस प्रकार से 18% से 5% की बात की जाए तो उसमें थर्मामीटर, जो हमारा बुखार नापने के काम आता है, वो थर्मामीटर भी महज 5% की श्रेणी में आ गया। लेकिन बड़ा बदलाव इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस के लिहाज से किया गया है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य की बात की जाए तो 12% से 5% में आने वाले तमाम और आर्टिकल की बात की जाए तो मेडिकल ऑक्सीजन की बात आती है, डायग्नोस्टिक किट जिसके माध्यम से तमाम बीमारियों का नापना होता है, इसके अलावा ग्लूकोमीटर भी इसमें आता है और ग्लूकोज नापने के लिए जो ब्लड शुगर नापा जाता है उसकी जो टेस्ट स्ट्रिप होती है, साथ ही साथ नजर का चश्मा, ये तमाम वो चीजें हैं जो 12% से घट के महज 5% की श्रेणी में ला दी गई हैं। शिक्षा के लिहाज से कैसे सहूलियत मिली है इन नई दरों में, उसको समझने की कोशिश की जाए। बच्चों के पढ़ने के लिए जो तमाम मैप होते हैं उसमें कटौती की गई है,
चार्ट्स और ग्लोब जो होते हैं उसमें कटौती की गई है, पेंसिल और जो शार्पनर होता है उसमें कटौती की गई है, 0% में आएगा। साथ ही साथ क्रेयॉन्स और पेस्टल्स वगैरह जो तमाम रंग भर देते हैं बच्चों की जिंदगी में, उन सब में भी 0% शिक्षा में सहूलियत के लिहाज से लाया गया। और साथ ही साथ नोटबुक हम जिस पे कागज पे लिखते हैं, ये तमाम चीजें उसमें शिक्षा में सहूलियत देती नजर आएंगी। शिक्षा में सहूलियत के लिहाज से बात की जाए तो 5% से 0 पे इरेजर भी आ गया है, जो कि अपने आप में कुछ लिखकर मिटाने की जरूरत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये शिक्षा के लिहाज से आम लोगों की बड़ी बचत होगी। किसानों को राहत के लिहाज से बात की जाए तो 18% से 5% में ट्रैक्टर का टायर और उसके जो कलपुर्जे हैं वो श्रेणी आ गई है 18 से 5% में। ये बड़ी राहत किसानों के लिहाज से मिली है। इसी प्रकार से किसानों को राहत की अगर बात की जाए तो 12 से 5% में और भी बहुत सी चीजें आएंगी, जिसमें ट्रैक्टर को अगर आप खरीदते हैं किसान तो वो अब 5% की श्रेणी में आएगा, 12 में नहीं। इसी प्रकार से जो तमाम कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं फसल उगाने के लिए किसान, उसका फायदा होगा। स्प्रिंकलर से खेती करने को बढ़ावा देने के लिहाज से भी 5% सिर्फ जीएसटी अब रह गई। साथ ही साथ कृषि उपकरण जो किसान इस्तेमाल करते हैं उस पर भी अब 12% नहीं बल्कि सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। तो किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। आम लोगों के नजर से अगर बात की जाए तो जो वाहन खरीदने वाले लोग हैं उनको भी फायदा होगा। पेट्रोल की कारें, जिसमें पेट्रोल कार, पेट्रोल की हाइब्रिड कार और पेट्रोल की जो कार होती है उसमें एलपीजी कार, अगर वो 1200 सीसी तक है और 4000 mm तक अगर उसकी लंबाई है तो उस पर एक तरीके से महज अब 28 नहीं बल्कि 18% जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार से डीजल की कारें जो कि 1500 सीसी तक 4000 mm तक है, अगर उन पे अब 28 नहीं बल्कि 18% जीएसटी लगेगा। और तिपहिया वाहनों पर भी 28 नहीं बल्कि 18% जीएसटी लगेगा। और मोटरसाइकिल जो कि 350 सीसी तक होगी उस पर भी 28 नहीं बल्कि 18% जीएसटी लगेगा। एक बड़ा फायदा 10% के आसपास सीधे तौर पर वाहन खरीदने वालों को मिलता नजर आएगा। जो बड़े वाहन होते हैं जिसमें मालवाहक ट्रक होते हैं, तमाम अन्य गाड़ियां होती हैं, उस पर भी अब 28 नहीं बल्कि 18% ही लगेगा जीएसटी। तो ये अपने आप में वाहनों के खरीदने वालों के लिए एक बड़ी राहत की। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सामान के राहत की बात की जाए तो 28 से 18% आए। इनके तहत एसी हो, टीवी 32 इंच या उससे बड़ी, डिश वॉशिंग मशीन की बात हो, मॉनिटर की बात हो या फिर प्रोजेक्टर की बात हो, ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो हैं जिन पे अब महज 18% जीएसटी लगेगा, 28% नहीं। यानी कि ये सस्ते होंगे, आम लोगों की पहुंच के अंदर होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान पे जो राहत मिली है वो एक तरीके से बहुत बड़ी है, 28 से 18% की। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जिस प्रकार से तमाम प्रयास किए गए हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा कि आखिर कैसे ये आम लोगों को एक मददगार साबित होगी। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष जीएसटी का गिफ्ट, इकोनॉमी को लिफ्ट, यानी इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा तो और आम लोगों को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल पद्मनाभन जी हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। इसके अलावा दूसरे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, सबसे पहले तो यही कि अगर देखा जाए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जिसकी लंबे समय से बात भी हो रही थी, मांग भी हो रही थी, उसको अब लागू कर दिया गया है। किस तरीके से ये ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा देता नजर आएगा और आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा? बाकी हम सेक्टर वाइज अलग से आपसे बात करेंगे। अनिल जी। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल एक मतलब एक आर्थिक रिफॉर्म था जो काफ़ी टाइम से ड्यू था, जो उसको मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया सरकार ने। पहले दौर में फर्स्ट राउंड में जो है, आपने सही बोला कि इन दरों के कम होने से कमोडिटीज़ की कीमत कम होंगे, तो इसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो सामान है वो आपने सही दोहराया, 5% हो गया, नहीं तो 0 हो गया है। तो इसमें इनको राहत मिलेगी जो आम जनता है। फिर जो मध्यम वर्ग है उनके लिए, जैसे आपने अभी कहा, वाइट गुड्स, एसी, रेफ्रिजरेटर, छोटी गाड़ियाँ, इन सब पे ड्यूटी कम किया। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मध्यम वर्ग जो है उसका एक हुलिया बदल गया है। पहले के मध्यम वर्ग की तरह नहीं है। इसमें एक नियो मिडिल क्लास, जो प्रधानमंत्री अक्सर बोलते रहते हैं, ये नियो मिडिल क्लास जो हाल में गरीबी से उठ के और थोड़े तबका उनका बड़ा है, तो तब वो नियो मिडिल क्लास में आए। इनकी उम्मीदें, एस्पिरेशंस बाकी मध्यम वर्ग से बहुत ज़्यादा है जी। तो ये जब कीमतें कम होंगी तो इनके पास ये खरीदने का और भी मतलब कैपेसिटी होगा। आखिरी में मैं ये कहूँगा कि जितना भी इनका बचत होगा ये कीमतों में कम होने से, वो सरप्लस जो है वो बाकी इकोनॉमी में आएगा, सेविंग्स में आएगा, नहीं तो रियल एस्टेट में आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। तो उससे भी एक मतलब गति मिलेगी भारत के आर्थिक प्रगति को।
बिल्कुल। शिशिर जी, एक बड़ी पिक्चर आप क्या देखते हो और खासतौर से मध्यम वर्ग के लिए आपको लगता है कि इस सुधारों का एक बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? आर्यन जी, यहाँ पे कुछ और आंकड़े, आपने बहुत सारे आंकड़े पेश किए हैं, थोड़े से आंकड़े हमारी ओर से भी ले लीजिए। बिल्कुल सर। 453 सामान के ऊपर ड्यूटी में रिवीजन किया गया और जिसमें से 413 पर दरें घटी हैं और 40 पर दरें बढ़ी हैं। इसमें एक और आंकड़ा यह है कि 257 ऐसे सामान हैं जिन पर दरें 12% से घटा करके 18% से घटा करके 5% कर दिया गया है। और ऐसे वो सामान हैं जो हमारे डेली यूज के हैं, आम दिन के, आम रोजमर्रा की चीजें हैं। तो यहाँ पर एक बचत का एक फायदा तो है ही। दूसरी तरफ ये भी है कि अभी तक ये बार बार कहा जा रहा था कि शहरी इलाकों में खपत कम हो रही है, ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ी है, लेकिन शहरी इलाकों में कम हो रही है। तो अब ये जब 257 सामान जिसका हमने आपके सामने जिक्र किया, या 413 सामान कुल मिलाकर के जिक्र किया, उससे शहरी इलाकों में खपत बढ़ने का अनुमान है और ये हमारे लिए अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। ये भी मत भूलिए कि अभी हमारे ऊपर जो टैरिफ का तांडव है, जो अभी आजकल ये शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा है, उस तांडव को भी कम करने में ये काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि आप निर्यात अचानक रातों रात किसी दूसरे देश को नहीं कर सकते हैं। तो आपको घरेलू बाजार पर निर्भरता ज्यादा बढ़ानी होगी और घरेलू बाजार में अगर सामान सस्ते हुए तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने अपने खरीद रोक रखी थी या खरीद नहीं कर पा रहे थे, वो निश्चित तौर पर बाजार जाना पसंद करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण और आंकड़ों के नजरिए से आपने इस बात को रखा। अनिल जी, जिस तरीके से शिशिर जी ने बात को रखा कि शहरी डिमांड बढ़ाने और खपत बढ़ाने के लिहाज से भी ये बदलाव बहुत फायदेमंद होगा। अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें, खासतौर से खेती किसानी के लिहाज से बात करें, उस लिहाज से भी ये फैसले बहुत बड़ा एक बदलाव लेकर आएंगे। वहां पर कैसे ये मददगार साबित होंगे, उसको थोड़ा समझाइए अनिल जी। बिल्कुल, वहाँ पे जो जैसे डिमांड अर्बन एरियाज में बढ़ेगा तो रूरल में जो है वो डिमांड काफ़ी धीमी गति से चल रहा था पिछले 2-3 सालों से, लेकिन पिछले 1 साल से हमने देखा है कि उसका पिकअप शुरू हुआ है और इस साल के बरसात जो बहुत ही अबव नॉर्मल रहा है तो इसमें राहत है। तो किसानों का सरप्लस रहेगा तो इनके पास डिमांड रहेगा और उसमें कीमतें कम होंगी तो उनका डिमांड बढ़ेगा। तो और रूरल डिमांड जो है देश के आर्थिक ढांचे का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर रूरल डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक मोमेंटम आएगा, उसमें मोमेंटम आएगा तो मतलब सरकार को भी उतना ही टैक्स ज़्यादा मिलेगा, रोज़गार बढ़ेगा। तो इन सब मतलब दिशाओं से देखोगे आप तो साफ नज़र आता है कि जो इन्होंने जीएसटी में जो बदलाव किए, इनके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड इम्पैक्ट होंगे। बिल्कुल शिशिर जी, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा और किसानों से जुड़ा हुआ, जैसे स्प्रिंकलर में एक तरीके से कम किया गया है, ट्रैक्टर खरीद पे जीएसटी को कम किया गया है, इन सब से भी मार्केट को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। भले ही डिमांड बढ़ेगी ग्रामीण भारत में, उसका फायदा अर्बन से लेकर पूरी इकोनॉमी को मिलता दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, किसानी करना आज के दिन में, अगर किसानी को आपको आधुनिक बनाना है तो उसके लिए जो कुछ भी संयंत्र मशीन इस्तेमाल होता है उसकी कीमत अगर कम होती है तो किसानी को फायदा है। और दूसरी ओर यह है कि इन सामानों का जहां कहीं भी उत्पादन हो रहा है, जहां कहीं भी इसकी फैक्ट्रीज है, निश्चित तौर पर उसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अर्थशास्त्र में जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक वर्चुअस साइकिल फॉलो करते हैं, यानी कि सुचक्र कहते हैं कि एक अच्छे से दूसरा अच्छा होना। तो ग्रामीण इलाके में मांग बढ़ेगी, मशीनों की मांग बढ़ेगी, या कृषि के लिए जो जरूरी उपकरण है उनकी मांग बढ़ेगी, तो इससे उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए मौके बनेंगे, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे और उससे मांग बनेगा। ये हमारा सुचक्र है, यानी कि वर्चुअस साइकिल है। और वित्त मंत्री का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था जीएसटी काउंसिल के बाद, उसमें भी इस बात पर जिक्र किया गया था कि हम किस तरीके से वर्चुअस साइकिल को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ग्रामीण इलाके में मांग जो उपभोक्ता सामान की है, और अब यदि पूंजीगत सामान की भी मांग बढ़ती है तो इसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा। बिल्कुल अनिल पद्मावत जी, क्योंकि हम जब बदलाव की बात कर रहे हैं उसमें सेक्टर वाइज भी अलग अलग तरीके से पिक्चर बड़ा क्लियरिटी से दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव, खासतौर से मेडिकल इंश्योरेंस के लिहाज से बात की जाए, इंश्योरेंस के लिहाज से बात की जाए, मेडिकल उपकरण की बात की जाए, इस पे जीएसटी की दर घटने से जो इलाज का खर्चा है वो अपने आप में एक बहुत कम होगा। खासतौर से जो इंश्योरेंस को लेकर भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया, उसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जब रेट कम हुआ है तो जो पब्लिक है इंश्योरेंस लेगा। और हम सब जानते हैं मतलब आज के जो डिजीज़ बर्डन है पहले की तरह नहीं है। कैंसर,
ये नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज़ेस का वजन बढ़ता ही जा रहा है और उसका इंसिडेंस जो है बहुत ही हाई है। तो उसमें इंश्योरेंस तो मतलब ज़रूरी है। एक उसके बिना जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है हर घर में, कहीं कहीं भी आपदा है तो उनसे बचने के लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी था। लेकिन उस पर जो अभी पहले था, ये दर कम होने के पहले 28% था, तो इसमें कीमत बढ़ जाता था तो पब्लिक को लेने में उतना वो झिझकते थे। अब जब ड्यूटी कम हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि और लोग इंश्योरेंस लेंगे। इसमें भारत के हेल्थ स्थिति भी इम्प्रूव होगा। तो जब हम ट्रीट करेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे, तो हमारा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति हर तरीके से बदलेगा। जी शिशिर जी, क्योंकि पढ़ाई और दवाई को लेकर थोड़ा सा कई बार आम लोगों की चिंता रहती थी, उस चिंता में एक सरकार की भी चिंता जुड़ती दिखाई पड़ रही है और शायद वो सहूलियत घटी हुई दरों के माध्यम से दिखाई पड़ेगी स्वास्थ्य और शिक्षा के लिहाज से। निश्चित तौर पर आप देखिए, दवाओं को देखकर, खास तौर पे जो जीवन रक्षक दवाएं हैं या कैंसर की जो दवाएं हैं जिनको जिस तरीके से रियायत दी गई है, क्योंकि 5% और 12% कहने को ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन दवा की लागत जो होती है, दवा का जो खर्च है, उसमें ये कमी काफी मायने रखती है। तो एक तरफ आप जीवन रक्षक दवाएं और कैंसर की दवाओं को आप फ्री करते हैं, और दूसरी तरफ जो एजुकेशन के लिए, जो पढ़ाई लिखाई के लिए आपके पास जरूरी सामान साधन चाहिए, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, इरेजर, रबड़ भले ही आज के बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा वो शायद ना याद रख पाए, लेकिन आज के दिन में भी उसका महत्व खासतौर पे शहरी ग्रामीण इलाकों में या टियर 2 टियर 3 सिटीज में काफी ज्यादा है। तो उस रबड़ के ऊपर अगर जीएसटी कम हो जाता है तो निश्चित तौर पर एक भले ही छोटा सा योगदान हो, लेकिन अगर व्यापक स्तर पर देखिए कि उसका किस तरीके से फायदा हो सकता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि लागत आप कैसे कम करें। कोई भी सामान खरीदे, कोई भी दवा खरीदे, इलाज कराएं, उन सब की लागत कैसे कम हो। और वहां पर यदि रेट कम होते हैं, और जहां तक आंकड़ों की बात है, कुछ आंकड़े मैंने सामने रखे, ऐसा ही एक आंकड़ा है कि स्वास्थ्य के मामले में जितने भी दरें थी उनमें सभी में कमी की गई। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिहाज से बात की जाए तो छोटी कारों से लेकर बाइक पर भी, ट्रैक्टर से लेकर 3 व्हीलर तक भी सब पे बड़ा एक तरीके से रियायत मिलती नजर आ रही है। जहां खरीदारी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था को भी फायदा। बिल्कुल, और हमें ध्यान रखना है कि अभी त्योहार का सीज़न आ रहा है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, अनेक त्योहार है। तो और ये खरीफ हार्वेस्ट के बाद भी आता है, तो लोगों के पास सरप्लस रहता है। जब कीमतें कम हुई हैं तो उम्मीद है कि ये ऐसे जो एस्पिरेशनल गुड्स, तभी मैं कह रहा था मध्यम वर्ग के लिए ये बहुत ही अहम बात है कि ये एस्पिरेशनल गुड्स हैं उनकी ज़िंदगी में। लाइक आप सोचिए, हमारी ज़िंदगी में 20 साल पहले कार, अगर छोटी कार जो मारुति, 20 साल नहीं 40 साल पहले जब मारुति कार आया तो पूरा मध्यम वर्ग का हुलिया बदल गया। अब आप वो भारत रहा नहीं, आज तो बहुत ही आगे निकल गया है। तो उसमें लेकिन जो नए मध्यम वर्ग के जो लोग आए हैं, इनके लिए बड़ी राहत का ये मतलब बड़ी राहत दी है जीएसटी काउंसिल ने। तो उम्मीद है कि वो अपना खर्चा बढ़ाएंगे इन ऐसे कमोडिटीज़ में। बिल्कुल शिशिर जी, क्योंकि बहुत से ऐसे बदलाव हैं जिससे रियल एस्टेट को भी फायदा होगा और अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर भी आम लोगों का घर का सपना पूरा होता हुआ, या कहा जाए जेब में घर आता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आरिंद, उसके पहले मैं अनिल सर की बात को एक लाइन आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें आप देखेंगे कि जो बड़ी गाड़ियां हैं या मिड साइज की गाड़ियां हैं, जहां पर 50% तक जीएसटी लगता था, 28 + 22 सेस होता था, वो अब घट करके 40% है। तो शहरी इलाकों में एसयूवीज वगैरह की डिमांड काफी ज्यादा है, जबकि जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी डिमांड ग्रामीण इलाकों में और छोटे शहरों में काफी ज्यादा है। तो दोनों जगहों पर ऑटोमोबाइल की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। और हमें याद रखना चाहिए कि लगभग 40% तक योगदान जो है टैक्सेशन के मामले में ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है। उसका बढ़ना आपके राजस्व के लिए कितना फायदेमंद है। जी, जल्दी से रियल एस्टेट। जी, दूसरा आपने जो मुद्दा घर का पूछा, जैसे सीमेंट है 28 से 18%, बहुत समय से ये मांगते कि सीमेंट पे ये कम होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इससे आपके घर की लागत कम होगी जी, और जो घर बनाने का सपना जो है, और मुझे लगता है कि बाकी भी चीजों में जो घर बनाने के लिए जरूरी होता है उनमें भी कहीं कहीं छोटे छोटे बदलाव हुए हैं। हालांकि उसमें से कई आइटम्स ऐसे हैं जो मल्टी यूसेस के हैं, इसीलिए उनको छोड़ दिया गया।
बिल्कुल, तो घर का सपना भी तरीके से जेब में आता नजर आ रहा हो। घर के जो तमाम सामान है वो भी अब लोगों के हाथ में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय को बहुत विस्तार से आसान शब्दों में समझाने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच देके बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? ये जो बिनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे ही तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ? तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6,000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सिंगापुर के प्रधानमंत्री इस वक्त भारत के दौरे पे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज उनके साथ में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों ही नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत की। तो आतंकवाद जैसी समस्या को लेकर भी मिलकर लड़ाई कैसे आगे बढ़ाई जाए, इस तमाम विषयों पर भी बातचीत करते नजर आए। दोनों ही नेताओं के बीच में कई मसलों पर आपसी सहमति बनती भी नजर आई और आज 5 क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में समझौते पर सहमति भी बनी है। भारत दौरे पर आए सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। द्विपक्षीय संबंधों में नया आयाम जोड़ते हुए भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल नवाचार, हरित परिवहन, नागरिक उड्डयन, कौशल विकास एवं उद्यमिता और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत 1 साल के भीतर संबंधों में आई गति पर चर्चा की गई। भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी के भविष्य के लिए एक विस्तृत रूपरेखा पर सहमति जताई। हमने निर्णय लिया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के PSA कंटेनर टर्मिनल के दूसरे चरण का उद्घाटन भी किया। इस विस्तार से टर्मिनल की क्षमता दोगुनी होकर 4.8 मिलियन TEUs हो गई है। यह भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक कंटेनर टर्मिनल बन गया है। इसके माध्यम से भारत सिंगापुर के व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। आज ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर्स के लिए हुए समझौते से मैरीटाइम सेक्टर में ग्रीन फ्यूल सप्लाई चेन और डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस को बल मिलेगा। भारत अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी से काम कर रहा है। इसमें सिंगापुर का अनुभव अत्यंत उपयोगी है। भारत और सिंगापुर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर फैसला किया है। कौशल विकास के क्षेत्र में भी सिंगापुर भारत की मदद कर रहा है। Singapore will continue to support India's skills development journey. We are honored to accept India's invitation to be a global partner for the National Center of Excellence in Chennai, which will focus on advanced manufacturing. We will also collaborate with India to set up state-level skills centers to meet industry needs in sectors like aviation, maintenance, repair and overhaul, and semiconductors. पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ सिंगापुर के समर्थन के लिए पीएम मोदी ने पीएम वोंग का आभार जताया। आतंकवाद को लेकर हमारी समान चिंताएं हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति संवेदना और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री वोंग और सिंगापुर सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संबंध कूटनीति से कहीं आगे तक जाते हैं। यह एक उद्देश्यपूर्ण साझेदारी है जो साझा मूल्यों पर आधारित है, आपसी हितों से निर्देशित है। यह शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए एक साझा दृष्टिकोण से प्रेरित है। ऐसे में दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई बातचीत आपसी संबंधों के लिए एक नया रास्ता खोलने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैक चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैक। RBI कहता है पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। अरे बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस।
एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब खबर मौसम के मिजाज की। मानसूनी बारिश से देश के कई राज्य इस समय परेशान नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से तमाम परेशानियां बढ़ गई हैं। तो मैदानी राज्यों की अगर बात की जाए तो नदियों में आई बाढ़ ने समस्याएं बढ़ा दी हैं। पंजाब की बात की जाए तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम जिलों में दिक्कतें ज्यादा दिखाई पड़ रही हैं। इधर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर भी यमुना में आई बाढ़ से दिक्कतें बढ़ गई हैं। निचले इलाकों को खाली कराया गया। किस प्रकार से बाढ़ बारिश का कहर तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारी बारिश के कारण बाढ़ से जूझ रहे पंजाब के कई जिलों का गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दौरा किया। उनके साथ भाजपा नेता तरुण चुग और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बाढ़ पीड़ित किसानों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ के हालात और फसलों के नुकसान को लेकर चिंता जताई। उन्होंने पंजाब के किसानों को आश्वस्त किया कि इस मुश्किल घड़ी में केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। संकट भयानक है। जल प्रलय के कारण फसलें पूरी तरह से जो डूबी है वो तबाह और बर्बाद हुई है। 1400 गांव बुरी तरह प्रभावित है। आकलन होगा क्षति का। केंद्र सरकार ने 2 केंद्रीय टीमें भेज दी है जो नुकसान का आकलन करेंगी। पंजाब इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश और नदियों के उफान ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पंजाब के सीमावर्ती जिलों में आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें डूब गई हैं और कई गांवों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। फिलहाल पंजाब समेत कई राज्यों में राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन हर संभव मदद करने की कोशिश में जुटा हुआ है। कई राज्यों में राहत और बचाव कार्य जारी है। अमृतसर में 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं फिरोजपुर में 24,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य से अब तक करीब 15,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। पंजाब के सभी 23 जिले अब बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं दिल्ली में मूसलाधार बारिश से यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के उफान के कारण दिल्ली के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अब यमुना का पानी राजधानी के निगम बोध घाट के अंदर तक पहुंच गया है। दिल्ली सचिवालय, वासुदेव घाट, पुराने उस्मानपुर और पुराने गढ़ी मेंढू गांवों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। यमुना नदी का पानी मोनेस्ट्री मार्केट के मेन गेट से होते हुए मेन रोड तक आ गया है। सरकार ने बताया है कि 3 बैराजों हथिनीकुंड, वजीराबाद और ओखला से पानी के प्रवाह की लगातार 24 घंटे निगरानी की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों का रेस्क्यू किया है। अक्षरधाम, मयूर विहार, यमुना बाजार, आईएसबीटी एरिया में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर होने के कारण जिला प्रशासन निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। साथ ही वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विभिन्न शिविरों में फॉगिंग और एंटी लार्वा उपाय किए गए। दिल्ली और पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं से कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन, केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां और सेना के जवान राहत बचाव और पुनर्वास कार्य में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 5 सितंबर को पंजाब, जम्मू और उत्तर प्रदेश में मानसून से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि बादल छाए रहेंगे। दिल्ली और बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पंजाब और दिल्ली के जमीनी हालात इस वक्त क्या है, इस पे हम खबर पे बात करेंगे अपने रिपोर्टर से। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। कई वर्षों से आपके अटूट विश्वास ने हमें सुरक्षित भविष्यों का निर्माण करने में सक्षम बनाया है। हम मना रहे हैं राष्ट्र के प्रति सार्थक सेवा के 69 वर्षों का उत्सव। अपनी वर्षगांठ मनाते हुए आपके निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। LIC के साथ बीमित भारत, सुरक्षित भारत। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। Treat every TB patient best at the very first opportunity. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। ले ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। और बाढ़ के हालात पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, तो गुरमीत सिंह अमृतसर पंजाब से मौजूद हैं। गुरमीत, पंजाब का इस वक्त का अपडेट क्या है और क्या कुछ पानी कम होना शुरू हुआ है? देखिए आरेंद्र, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इस समय जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है भाखड़ा डैम से जुड़ी, क्योंकि इससे पहले रंजीत सागर डैम और पौंग डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा था, जिसके चलते जो पंजाब के उत्तरी इलाके हैं यानी कि अमृतसर, जिसे माझा जोन कहा जाता है, माझा जोन में बड़े स्तर पर पानी जो है वो खेतों में आया और गांवों के अंदर आया। मगर फिलहाल जो हालात वो ये हैं कि भाखड़ा डैम के जो गेट है वो 10-10 फुट तक खोले गए हैं और वहां से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और अभी जो जानकारी मिली है, राज्य सरकार के मंत्री द्वारा जानकारी दी गई है कि ये जो पानी छोड़ा जाएगा इस बार, ये धीरे धीरे करके छोड़ा जाएगा, क्योंकि श्री आनंदपुर साहिब और नंगल और इसके आसपास के जितने इलाके हैं वो पहले से काफी अधिक प्रभावित हो चुके हैं। कई जगह पर बांध टूट चुके हैं, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। और इस समय मैं आपको बता दूं कि भाखड़ा डैम का जो जलस्तर है वो 1687.97 फीट है, जो कि खतरे के निशान से पहले ही ऊपर बह रहा है। और फिलहाल ये जो पानी रिलीज किया जाएगा, इसके बाद माना जा रहा है कि डेराबस्सी से लेकर और जितने भी सतलुज के आसपास के इलाके हैं वहां पर कई गांव प्रभावित हो सकते हैं और लोगों को पहले ही सुचेत कर दिया गया है इसके बारे में। तरीके से मुश्किलें फिलहाल कम होती दिखाई नहीं पड़ रही। गुरमीत, में आप हम दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली से गिरीश हमारे साथ मौजूद। गिरीश, दिल्ली का अपडेट क्या है? क्या पानी अभी लगातार पीछे से आता जा रहा है या अभी थोड़ी सी राहत मिली है कुछ? देखिए आनंद, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय दिल्ली के अंदर यमुना का जो जल स्तर है 207.42 मीटर पर है। और अब ठीक 12 घंटे की पहले की बात करें तो 12 घंटे पहले दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर 207.48 मीटर था, यानी कि थोड़ा मामूली गिरावट यमुना नदी के जलस्तर में देखने को मिल रही है। और केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सुबह करीब 8 बजे के आसपास कल 207.30 मीटर के आसपास दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर होगा। हालांकि 1 घंटे पहले की अगर बात करें तो हथनीकुंड बैराज से 1,34,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हालांकि उसको पहुंचने के लिए करीब 24 से 36 घंटों का समय लगता है, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली के अंदर है यमुना नदी जो है खतरे के निशान से करीब 2 मीटर से ज्यादा ऊपर बह रही है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत आपका और गिरीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पे अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल इस खबर के साथ ही न्यूज़ नाइट के आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले लाए हैं